हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे। उससे आगे का पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वित्तीय विश्लेषण की सीमाएं। वित्तीय विश्लेषण और उसके वित्तीय विश्लेषण किसी उपक्रम की फाइनेंशियल पोजीशन और उसकी क्या अचीवमेंट है उसकी जांच होती है। फाइनेंशियल एनालिसिस किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, फाइनेंशियल वीकनेस हैं, उनका निर्धारण करने की महत्वपूर्ण क्रियाविधि होती है। वित्तीय विश्लेषण द्वारा वित्तीय स्थिति और उसके निष्पादन जो उपलब्धि है उसकी जांच की जाती है। लेकिन वित्तीय विवरणों का विश्लेषण वित्तीय विवरणों में अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर ही होता है। वित्तीय विवरणों में स्वयं भी कुछ लिमिटेशन है जो कुछ सीमा तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस को अफेक्टेड करती है। अतः वित्तीय विश्लेषण को मूल्य स्तर में परिवर्तन, संस्था की लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, लेखांकन की परंपराओं, अवधारणाओं और व्यक्तिगत निर्णय, वित्तीय विवरणों के दिखावटी प्रदर्शन मतलब विंडो ड्रेसिंग आदि के प्रभाव के बारे में भी उचित सावधानी बरतनी चाहिए। विभिन्न प्रियजनों के लिए वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एक व्यापक अध्ययन है, किंतु वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विभिन्न विधियां भी अंतर्निहित महत्वपूर्ण सीमाओं से फ्री नहीं हैं, मुक्त नहीं हैं। तो आप संक्षेप में हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की कुछ लिमिटेशन देखेंगे। जैसे नंबर 1 में दे रखा है, ये अंतरिम प्रतिवेतनों का केवल एक अध्ययन है। दूसरा लिमिटेशन, वित्तीय विश्लेषण मॉनेटरी इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है, मौद्रिक सूचनाओं पर आधारित होता है और इसमें अमौद्रिक सूचनाओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। इसकी दूसरी लिमिटेशन है। थर्ड में देखें, इसमें मूल्य स्तर में परिवर्तनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाता। ये इसकी लिमिटेशन है कि जो मूल्य स्तर में जो भी चेंजिंग होते हैं उस पर कोई भी विचार नहीं करते, क्योंकि ये अमौद्रिक सूचनाएं होती हैं। फोर्थ, चूँकि वित्तीय विवरण को एक चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किया जाता है, इसलिए ये करेक्ट पोजीशन रिप्रेजेंट नहीं करते। इस प्रकार लेखांकन अवधारणाएं एवं परंपराएं वित्तीय विश्लेषण की एक गंभीर सीमा के कारण होती है। नेक्स्ट, ये संस्था द्वारा लेखांकन क्रियाविधि में किए जाने वाले परिवर्तन वित्तीय विश्लेषण को प्रायः भ्रमात्मक बना देते हैं। वित्तीय विश्लेषण केवल एक साधन होता है, ना कि स्वयं में कोई साध्य। इसलिए विश्लेषक को निर्वचन करना पड़ता है और उसे अपने निष्कर्ष निकालने होते हैं। अलग अलग व्यक्ति उसी एक विश्लेषण का अपने अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं। अब आगे हम देखेंगे रेशो एनालिसिस मीनिंग एंड डेफिनेशन, अनुपात विश्लेषण, अर्थ एवं इसकी परिभाषाएं।
वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की आवश्यकता, जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग कार्य के लिए होती है, जो कि प्रबंधकीय निर्णय के ढांचे को स्थापित करने में प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन करते हैं। किंतु वित्तीय विवरणों में उपलब्ध सूचनाएं स्वयं में साध्य नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं निकाले जा सकते। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की एक ही टेक्निक है, जिसकी हेल्प से बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी क्या वीकनेस है, क्या उसकी सुंदरता है, उसका हम फोरकास्ट कर सकते हैं। रेशो एनालिसिस वित्तीय विश्लेषण का एक पावरफुल इक्विपमेंट है, शक्तिशाली उपकरण है। ये विभिन्न अनुपातों को, जैसे कि जो डेटा है या डेटा का समूह है, उसके बीच में परिणात्मक संबंध स्थापित करने का और उनका निर्वचन करने की एक प्रक्रिया है। अनुपातों की मदद से विभिन्न तथ्यों के संबंध स्थापित करके मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं तथा उनके निर्वचन द्वारा भविष्य की प्रतिकूल परिस्थितियों को रोकने के लिए एसेंशियल स्टेप उठाए जा सकते हैं, उचित कदम उठाए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रेशो, अनुपात का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच तर्कयुक्त पद्धति के आधार पर गणितीय संबंध स्थापित करना अनुपात कहलाता है। अकॉर्डिंग टू कैनेडी एंड मैकमिलन, the relationship of one item to another item expressed in simple mathematical form is known as ratio। कैनेडी और मैकमिलन के अनुसार देखें तो साधारण गणितीय स्वरूपों में दो मधों के बीच संबंध को अनुपात कहते हैं। इसी टाइप से हंट, विलियम एंड डोनाल्डसन ने डिफाइन किया है। रेशो इज सिंपली अ मीन्स ऑफ हाईलाइटिंग इन अर्थमेटिक टर्म्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन फिगर्स ड्रॉज फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हंट, विलियम और डोनाल्डसन कहते हैं रेशो केवल वित्तीय विवरणों से प्राप्त संख्याओं के संबंध को अर्थमेटिक फॉर्म में, मतलब अंकगणितीय रूप में प्रदर्शित करता है। तो इनकी डेफिनेशन के आधार पे हम कह सकते हैं कि अनुपात दो संख्याओं के बीच तर्कयुक्त गणितीय संबंध स्थापित करता है। ऐसे ही जेबेटी के अनुसार देखेंगे, अकॉर्डिंग टू जेबेटी, द टर्म अकाउंटिंग रेशोज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब significant relationships between figures shown on the balance sheet, in a profit and loss account, in a budgetary system, or in any other parts of the accounting organization। जेबेटी के मत के अनुसार लेखांकन अनुपात शब्द का प्रयोग स्थिति विवरण, लाभ हानि खाते, बजटरी नियंत्रण पद्धति में या लेखांकन संगठन के किसी भाग में दर्शाई गई संख्याओं के मध्य सार्थक संबंध प्रदर्शित करने में किया जाता है। इस प्रकार रेशो एनालिसिस का मीनिंग एक ऐसी प्रोसेस से है जिसके अंतर्गत अनुपातों की सहायता से
वित्तीय विवरणों का विश्लेषण तथा निर्वचन किया जाता है। वित्तीय विश्लेषण में विभिन्न अनुपात व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए इन्हें वित्तीय अनुपात भी कहा जाता है। वित्तीय अनुपात विभिन्न विवरणों में प्रदर्शित विभिन्न मदों के सापेक्षिक महत्व को क्लियर करते हैं, स्पष्ट करते हैं, इसलिए इन्हें वित्तीय संरचना का मापक या संरचना अनुपात भी कहते हैं। इस अनुपात को लेखा विधि अनुपात के नाम से भी जाना जाता है। लेखा विधि अनुपात के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि विभिन्न अनुपात वित्तीय लेखों पर ही आधारित होते हैं और इन अनुपातों को हम शुद्ध अनुपात के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं या टर्नओवर रेशो मतलब आवर्त अनुपात के रूप में भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। परसेंटेज के रूप में भी इनको व्यक्त कर सकते हैं और इनकी मदद से हम बड़ी बड़ी संख्याओं को भी शॉर्ट कर सकते हैं, इनको इजी वे में शो कर सकते हैं। और इसके अलावा वित्तीय अनुपात व्यवसाय के विभिन्न भागों के बीच आपस में संबंध दिखाने का एक सोर्सेस होता है, क्योंकि वित्तीय विवरण में दी गए डिजिट्स मूक होते हैं और अनुपात उन्हें बोलने की पावर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।